Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. कल वाले लेक्चर में किसी का कोई भी डाउट है या आगे कंटिन्यू करें? हाँ जी, आगे मैम कंटिन्यू। आगे कंटिन्यू कर दो। ओके जी, Yes, ma'am. ठीक है जी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स पीएचपी में कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 मार्क्स का भी, बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेम लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक ऑपरेटर्स का क्वेश्चन, एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, आप लोगों ने अभी तक काफी बार पढ़ लिए है, कोई इसका ब्रीफ बताना चाहेगा? मैम ऑपरेटर एक सिंबल है मैम, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। बोल सकते हैं ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स वन और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, परफेक्ट। और किसी ऑपरेटर की एग्जांपल बता दो कोई। मैम अर्थमेटिक ऑपरेटर, यस, उसमें कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, परफेक्ट। और लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ओके, परफेक्ट। और पीसवाइज ऑपरेटर। हाँ जी, मैम कंपैरिजन ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। परफेक्ट। और परफेक्ट, आप लोगों ने जो भी एग्जांपल्स बताई वो सारी परफेक्ट थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ऑपरेटर्स है क्या? ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि हम किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐड कर दें तो कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करें। ठीक है, कुछ स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करें, कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करें। कब करें? जब हम किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड कर दें या फिर उसे किसी कोई वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, तो वही इन्होंने फर्स्ट लाइन में बताया कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। वेरिएबल्स या उनकी वैल्यूज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जब ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आता है हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑपरेटर्स आर ऑफ दीज मस्ट टाइप्स एंड उनके नाम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। बट आप उसके पहले अगर थोड़ी सी उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हो तो ये चेकर के ऊपर एक गुड इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तो जब भी ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में बताना है, उसके बाद उनकी टाइप्स के बारे में बताना है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा होता है कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, और हम डायरेक्टली व्हाट आर द टाइप्स पे चले जाते हैं, व्हाट आर का आंसर ही नहीं देते, तो हमारे मार्क्स वहां पे कट होते हैं। देन एन ऑपरेटर इज समथिंग दैट टेक्स वन और मोर वैल्यूज, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज देंगे। किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ ऑपरेटर पे। ठीक है, देन टाइप्स की अगर बात करें, अगर तो हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इनके कैसी वैल्यूज के साथ ये ऑपरेट करेगा उस चीज की बात करें, तो हमारे ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनरी ऑपरेटर, जिसमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है और उसी के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, मतलब उसी को ही उसी की वैल्यूज को चेंजेस करते हैं। लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, उसमें नोट ऑपरेटर जो है, आप लोगों ने नोट गेट पढ़ा होगा, उसमें आप इधर ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यूज देते हो और आउटपुट भी ट्रू और फॉल्स ही आती है। मतलब अगर आप बोल देते हो नोट ट्रू, इसका मतलब होता है कि फॉल्स है। अगर आप बोल देते हो नोट फॉल्स, इसका मतलब होता है ट्रू। तो बेसिकली आप नोट ऑपरेटर के साथ कोई एक वैल्यू ही दे रहे हो, तो दैट इज ए यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो वाले होंगे जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये वाले ऑपरेटर्स भी यूनरी ऑपरेटर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सी में प्लस प्लस ए या फिर ए प्लस प्लस आई प्लस प्लस, कुछ ऐसे लाइंस। तो उसका मतलब क्या था कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दे। सिमिलरली अगर आप आई माइनस माइनस करते हो तो उसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू को -1 कर दे, मतलब आई के साथ ही ऑपरेट करना है और उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस करने हैं। हम लोगों ने 2 वैल्यूज नहीं दी उसे, सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे हैं, तो उस केस में भी ये एक यूनरी ऑपरेटर की तरह ही वर्क कर रहा है। सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स की। अब बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं?
वो वाले बाइनरी का मतलब क्या है, 2। तो 2 का मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स के साथ डील करेगा या फिर 2 वैल्यूज के साथ डील करेगा, उसके बाद ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। और इसकी सो 2 वैल्यूज के साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आप प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ करते हो, वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स ही होते हैं। इसके अलावा आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं या फिर कंडीशन चेकिंग ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे भी आपके बाइनरी ऑपरेटर्स में ही आते हैं, क्योंकि वो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चेक करते हैं, एक चीज का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। So that's why they are also under the category of binary operator. And there is a third category that is known as ternary operators. अब ternary operators कौन से होते हैं जी? ये साथ में बना हुआ सिंबल आप लोगों ने शायद सी में पढ़ा होगा इसे। इसे आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हो, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? मैम जी इसमें इफ एल्स लगता है? यस, इफ एल्स का एक तरह से ये विकल्प बोल सकते हो, उसका ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, वो है। अगर मुझे लिखना है इफ ए ग्रेटर देन बी, then a is equal then I is equal to 1, else I is equal to 0। मतलब मुझे कुछ ऐसा लिखना है like if a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, then क्या करे, I की वैल्यू को 0 कर दे, else I की वैल्यू को 1 कर दे। तो इस केस में इतने सारे कोड को लिखने की बजाय मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। उसमें क्या करते हैं, हमें इफ नहीं लिखना पड़ता, ए ग्रेटर देन बी लिखा, इसे आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो, उसके बाद इसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क डालो, इसका मतलब हो गया कि इफ ए ग्रेटर देन बी है ऐसा या नहीं, अगर है तो आई इज इक्वल टू 0, एल्स आई इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो और इस चीज को भी आप ब्रैकेट्स में डाल सकते हो, ताकि आपको समझना इजी रहे जब आप कोड को इंटरप्रेट कर रहे हो या फिर उसमें डिबगिंग कर रहे हो, तो आपको एरर्स फाइंड आउट करने इजी। तो बेसिकली इस सारे कोड में इफ एल्स का हमने कीवर्ड्स नहीं यूज करने, आपसे बोला जाए विदाउट यूजिंग द कीवर्ड इफ और एल्स, कंपेयर करो दो स्ट्रिंग्स को, तो उस या फिर दो वैल्यूज को, तो आप इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। अब इस ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज होती हैं। कैसे 3 वैल्यूज? नंबर 1 इज दिस ए एंड सेकंड इज बी, मतलब इसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं ए है बी से बड़ा या नहीं। उसके बाद है तो ये काम, नहीं है तो ये काम। तो इसमें मैंने टोटल कितने ऑपरेटर्स यूज किए हैं? देयर आर 3 ऑपरेटर्स, सॉरी देयर आर 3 वेरिएबल्स जितने मैंने यूज किए हैं। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है इसमें 3 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में 3 वैल्यूज आती हैं, विच टेक्स 3 वैल्यूज, यूजुअली रेफर टू एज टर्नरी ऑपरेटर ही बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इसे आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कंडीशनल ऑपरेटर्स, तो उस केस में आप इसे इसी को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो। ओके। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ऑपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज दे टेक, तो उस केस में आपको ये तीनों ही एक्सप्लेन करने हैं। वो उस केस में आप लोग आगे वाले जो ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं वो नहीं एक्सप्लेन करोगे। अगर उन्होंने नंबर ऑफ वैल्यूज के बारे में पूछ लिया कि कितने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैल्यूज आप बताओ कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, देन आप यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ये तीन टाइप्स ही बताओ। तो इनको बताने के लिए आप इनकी एग्जांपल्स को प्रॉपरली दिखा सकते हो कि प्लस प्लस कैसे यूज होता है या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं। देन आप मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताई टर्नरी की, आप वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स कि अगर हम बात करें कि ऑपरेटर्स की हमने टाइप्स बतानी है उनके काम के अकॉर्डिंग, हाउ दे वर्क, ठीक है। तो उस केस में आपके पास 8 कैटेगरीज होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सो नंबर 1 इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम है? ये बेसिकली नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, लाइक प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस का क्या काम होता है जी? ये परसेंटेज है,
ये मैम स्पेस असाइन करता है वैल्यू इनपुट करने के लिए। स्पेस असाइन करता है, ओके ठीक है। और मैम रिमाइंडर भी दे देता है। तो फिर अगर मैं लिख दूं कि मुझे स्पेस असाइन करनी है तो वो रिमाइंडर तो नहीं फाइंड आउट कर देगा? मतलब मैम जो भी कैलकुलेशन होती है उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसमें वो उसमें इनपुट कर देता है। ओके ठीक है। मतलब जैसे सी में होता है मॉडुलस डी या मॉडुलस एफ वैसे। ओके 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 ओके। जो आप बता रहे हो कि ये स्पेस असाइन करता है, उस केस में क्या होता है कि हम परसेंटेज के साथ कोई ना कोई यहाँ पे स्पेशल करेक्टर यूज करते हैं, उसकी हेल्प से वो वर्क करता है। बट उस केस में ये एक ऑपरेटर की तरह नहीं काम करता, उस केस में ये एक स्पेशल सिंबल की तरह काम करता है। बट अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ये एक मॉड्यूलस का काम करता है, दैट्स ऑल। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि अगर मैंने लिख दिया जी, अगर मैं लिखूं a डिवाइडेड बाय b, तो इसका मतलब, अच्छा अगर मैं लिखूं a डिवाइड बाय 5 तो इसका क्या आंसर आएगा? a की वैल्यू 8 है जी। चलो 8 डिवाइड बाय 5, पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर में। मुझे इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। मैम डाटा टाइप बतानी पड़ेगी मैम। नहीं, लेट्स इमेजिन मुझे इसका सिर्फ क्वोशिएंट ही चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो कितना आएगा? 1 आ जाए। 1 आ जाएगा, परफेक्ट। तो अगर मैं बोल दूं कि मुझे रिमाइंडर भी चाहिए, क्या आता है इसको डिवाइड करने के बाद, तो मैं मॉड्यूलस यूज कर लूंगी। अब 8 को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आता है? 3। 3। तो 3। उसी काम के लिए ये मॉड्यूलस बना है। डिवाइड करेंगे अगर हम इन दोनों को, जैसी वैल्यूज होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। बट इन केस आई नीड कि मुझे रिमाइंडर चाहिए इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, तो उस केस में मैं मॉड्यूलस यूज करती हूँ। मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है डिवीजन करने के बाद दोनों नंबर्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब यूज होता है? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या फिर पैलिंड्रोम चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड कर करके पीछे वाला पार्ट रिमूव करते रहते हैं, एंड देन उनको बाद में सीधा करके फिर हम उसके चेक, उस पे चेक ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। तो उस केस में ये हमारा परसेंटाइल जो ऑपरेटर है, जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, ये यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो उस केस में, वो हम एक बार प्रोग्राम बना के देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आ गए हमारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक्सपोनेंशियल। इन तीनों को आप ये भी बोल सकते हो, ये जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, इन्हें आप यूनिटरी ऑपरेटर भी बोल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हो वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की है। उसी के अंदर एक अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर बात करें तो ये सारे तो हैं ही, और साथ में ये दो, सॉरी दिस वन, ये जो मैंने अभी बॉक्सेस में डाले हैं ये सारे अरिथमेटिक है। और ये जो अब दो बच गए दे आर यूनरी ऑपरेटर। आप चाहो तो इनको अलग अलग दो कैटेगरीज में लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज अरिथमेटिक, सेकंड इज यूनरी ऑपरेटर्स या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या काम है? आई होप सो यू ऑल आर क्लियर विद दैट, या फिर एक्सप्लेन करूं? यस मैम। एक्सप्लेन करूं? नहीं मैडम पता नो है। मैम। ओके ठीक है। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेकंड कैटेगरी है। अब हमारा बच गया अरिथमेटिक में एक एक्सपोनेंशियल वाला। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? हम लोगों ने जब पावर निकालनी होती है, लाइक 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, तो उस केस में आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है, जिसे हम पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन अगर मुझे 2 की पावर 10 ढूंढना है आंसर, तो मैं डबल स्टार यूज करूंगी, देन 10 लिखूंगी, तो 2 की पावर 10 का जो भी आंसर होगा दैट विल बी गिवन देयर।
आई थिंक सो 2048 होता है इसका आंसर, बट स्टिल आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर होगा वो ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा आपको, पावर वाला काम, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी अरिथमेटिक होगी, सेकंड हमारी इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या काम है, वैल्यूज को असाइन करना। तो उसका मतलब क्या है, असाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन। तो डेट्स वाई जिस भी ऑपरेटर के अंदर आपको इक्वल टू दिखेगा वो सारे ऑपरेटर्स आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे। फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमारा सिंगल इक्वल टू ही हो गया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज असाइन कर रहा है। लाइक j इज इक्वल टू 15 का मतलब क्या है, 15 की वैल्यू j में चली जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दिस। सेकंड इज प्लस इक्वल टू। अब अगर मैं लिखूं j प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा कि j की वैल्यू में ही j 5 प्लस कर दो और वापस से उसे j में ही स्टोर कर दो। मतलब क्या हुआ, लेट्स इमेजिन इनिशियली मेरे किसी वेरिएबल में वैल्यू है 5, उसके बाद मैंने बोल दिया जी j में प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। इनिशियली इसमें 5 है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि j की वैल्यू क्या बन गई अब, हाँ जी क्या बन गई, 7। कैसे बनी, इसका मतलब ये था कि हम j में क्या डालें, j की ही वैल्यू में +2 करके डालेंगे तो j की वैल्यू बन जाएगी, तो आंसर विल बी 7। अभी हमारे j में 7 चला गया। अब थर्ड पार्ट इज योर माइनस वाला। तो j की वैल्यू में अगर मैं -2 कर दूं, माइनस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होगा, अब मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रही हूँ जो कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। साथ साथ में अपने पुराने टॉपिक्स भी क्लियर करते रहना। तो इसका मतलब है हम j की वैल्यू में क्या डाल रहे हैं, j की ही वैल्यू में से -2 करके। अब इस केस में हमारी j की रिसेंट वैल्यू थी 7। अब 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे j में क्या बच गया, डेट इज 5, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस मैम। ये मैं एक ही प्रोग्राम में सारे चेंजेस कर रही हूँ, अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं है हमारे। तो स्टार्टिंग विद 5 मैंने बोला जी 5 में +2 कर दो, तो आपने बोल दिया 7। अब मैंने बोला कि उसमें से -2 कर दो फिर से, तो फिर से आंसर क्या आ गया हमारा 5, ठीक है जी। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट हमारा मल्टीप्लाई वाला। तो मैं बोल रही हूँ कि j की वैल्यू को मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर दो। तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपने j की वैल्यू को डबल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी रिसेंट हमारा, यस, अभी रिसेंट हमारे जे में 5 था, अब हमारा आंसर आ गया 10, परफेक्ट। नेक्स्ट डिवीजन ऑपरेटर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, अगेन सारे काम 2 के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जे की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। तो अब इन राइट नाउ हमारे जे में था रिसेंटली 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। परफेक्ट। देन नेक्स्ट मॉड्यूलस का पार्ट पहले करेंगे, डॉट वाला बाद में करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं, अगेन 2, ठीक है जी। तो इसका अगेन सेम मीनिंग, j इज इक्वल टू $j मॉड्यूलस 2, ठीक है जी। तो इसका अब क्या आंसर आएगा मॉड्यूलस के साथ, ये बताओ। 1 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इन सभी में से एक रहता है हमारा डॉट वालों में, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है, एनीवन? नो मैम। ओके। अब बचा हमारा डॉट ऑपरेटर। अब डॉट ऑपरेटर क्या करता है, डॉट ऑपरेटर हमारी दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए काम करता है, या दो वैल्यूज को कनकैटिनेट करने के लिए। तो लेट्स इमेजिन नाउ आई हैव a इज इक्वल, सॉरी, a इज इक्वल टू 2 and also I have b is equal to 5।
तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जी इन दोनों को कंकेटिनेट करना है, मतलब मुझे आंसर चाहिए 2525। ठीक है, कंकेटिनेशन का मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, $A डॉट इक्वल टू $B। तो इसका मतलब होगा कि $A में क्या आ जाए, $A डॉट $B। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि $A में क्या जाए, 2, उसके साथ कंकैटिनेट करना मतलब जोड़ना है, प्लस नहीं करना। जोड़ना मतलब उसके साथ रख देना है। किसको रखना है, ए की वैल्यू तो 2 थी और बी की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो फाइनली हमारे ए में ये स्टोर हो जाएगा। क्लियर विद दिस? जैसे हम हेलो और वर्ल्ड को कंकैटिनेट करके हेलो वर्ल्ड बनाते थे इकट्ठा, वैसे ही आप वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। इंटीजर वेरिएबल्स को भी आप कंकैटिनेट कर सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? एनीवन? No. ओके, आगे चलें जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन नाम बता रहा है ये कंपेयर करेगा वैल्यूज को। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू का मतलब, अच्छा एक होता है सिंगल इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू। जो तो हमारा होता है सिंगल इक्वल टू, उसका मतलब होता है कि वैल्यू को असाइन कर दो, जो भी राइट साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में चली जाए। डबल इक्वल टू का मतलब है वो चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इक्वल है राइट साइड वाली वैल्यू के साथ या नहीं। ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगी तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है $J इज इक्वल टू 4। लेट्स इमेजिन हमारे J में 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 4। ये बात ट्रू है या नहीं? नहीं ट्रू। तो ये 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। बट इफ मैं J में 4 ही स्टोर कर देती हूँ, तो मैं चेक कर रही हूँ कि 4 इज इक्वल टू 4 है या नहीं। तो इसका मतलब है ये आपको पता है 4 की वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक है, तो जे में अगर 4 है तो जे की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो डेट विल रिटर्न ट्रू, मतलब 1 रिटर्न करेगा। देन आता है नॉट इक्वल टू, मतलब ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर राइट साइड वाली वैल्यू के साथ इक्वल नहीं होगी, ओनली देन इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब मैं बोल दूं जी 521 रोल नंबर का नाम मोहित है या नहीं। ठीक है, अगर तो मैंने चेक करना है कि इसका नाम मोहित है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, 521 इज इक्वल टू मोहित। तो वो चेक कर लेगा कि हाँ इसका रोल नंबर सेम है या नहीं, तो फिर तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर मैंने चेक करना है कहीं इसका नाम ये तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि 521 इज नॉट इक्वल टू मोहित। तो फिर आप बोलोगे हाँ नहीं मैम ये तो गलत बोल रहे हो, तो उस केस में आप, अगर मैं गलत स्टेटमेंट रिटर्न करूंगी तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। देन ग्रेटर देन, लेस देन, ये नॉर्मल जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे कि जे की वैल्यू 3 से बड़ी है, जे की वैल्यू 100 से छोटी है। अच्छा एक चीज और, जब आप लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे यहाँ पे लैब में, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, ये जो हमारा जे की तरफ बड़ा मुंह खुला हुआ है, आप उसे बोल रहे थे कि लेस देन। ऐसे नहीं होता, जिस तरफ ये होता है ना छोटे वाला पार्ट, ये वाला, तो उसी तरफ हम बोलते हैं कि लेस देन। अगर जे फर्स्ट वाली मतलब लेफ्ट साइड वाली साइड ग्रेटर वाला पार्ट है, बड़ा पार्ट है, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन। अगर लेफ्ट साइड छोटे वाला पार्ट है तो हम बोलेंगे लेस देन। ठीक है, तो आप उस टाइम पे थोड़ी सी गलती कर रहे थे, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, तो प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप उनके नाम गलत मत लिखना, गलत मत बोलना। ठीक है, नहीं तो आपके प्रोग्राम्स में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, थोड़ा सा प्रोग्राम्स की हेल्प से समझते हैं इसे। ओके, तो इनिशियली मैंने अपने 2 वेरिएबल्स बनाए, उसमें से एक वेरिएबल है हमारा ए,
जिसमें मैंने 1 डाल दिया। दूसरा वेरिएबल है हमारा b, जिसमें मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं कि इफ $a इज इक्वल टू $b, तो इस केस में आपको क्या लगता है, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स? आप लोग आंसर बताओ। हाँ जी, मैम फॉल्स। फॉल्स। परफेक्ट। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि ए बी के वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं जी $a इज नॉट इक्वल टू b, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? क्यों ट्रू क्योंकि रिटर्न इक्वल नहीं। करेगा? क्योंकि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो भी मैंने इफ लिखी, इफ के अंदर लिखा होगा, लेट्स से मैंने इको ही लिखा है, इको में मैंने हेलो लिखवाना था। अगर तो ए की वैल्यू इक्वल आती है बी के, तो मैं हेलो बोल दूं। ठीक है, अगर इस केस की बात करूं तो इसमें मैंने जी इको में लिखा था हाय। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो क्या प्रिंट होगा? सिर्फ ये हाई प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है कि इफ के अंदर नहीं जाना, बट इसने ट्रू रिटर्न किया था, तो इसका मतलब है कि हमने इफ के अंदर जाना है। तो इफ के अंदर जब गए तो उसे मिला इको हाई, तो उसने हाई प्रिंट कर देना। क्लियर यहाँ तक? यस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा $a इज ग्रेटर देन $b। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा जी ये? अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। अच्छा, अभी ये मैंने कौन सा सिंबल यूज किया? ग्रेटर देन वाला। याद रखना है, ए की तरफ बड़ा है, मतलब ए हमारे लेफ्ट साइड पे है, उसकी तरफ बड़े वाला पार्ट है, तो मैं बोल दूंगी ये ग्रेटर देन है। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए की वैल्यू 1 बड़ा नहीं है 2 से। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। मैंने पूछा था कि 1 बड़ा है 2 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो नहीं का मतलब है फॉल्स, तो ये इको नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा, ए जो है लेस है 20 से, देन यहाँ पे क्या रिटर्न होगा जी? हाँ जी, क्या रिटर्न होगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 मैडम। होगा। परफेक्ट। तो अब अगर मैं ये सारा प्रोग्राम लिखूं, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी जी? मुझे क्या आउटपुट मिलेगी? आउटपुट स्क्रीन पे क्या क्या आएगा? हाय वेयर आर यू। यस, परफेक्ट। एक तो हाई वाला पार्ट प्रिंट होगा जो हमारा ट्रू था, और दूसरा हमारा ये वाला पार्ट ट्रू था, तो ये प्रिंट होगा वेयर आर यू। ये चीजें और ये चीजें नहीं होंगी वर्क। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट ना समझ आ रहा हो तो बता दो। एनीवन? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगर हम देखना चाहें ए और बी की वैल्यूज को कुछ ऐसे, तो क्या रिटर्न होगा? क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। मैम हाँ जी, हमें कोई रिपीट कर दो क्या वाले ऑपरेटर दा वर्किंग। ओके। केड़े वाले दी? फॉल्स आएगा वैसे मैडम। आई जे 4 इक्वल टू वाला है। दिस वन? ये सारे? हाँ जी। ओके,
ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਟਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 1 ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ। नो मैम। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੇ ਫੋਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਂਸਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫੋਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਫ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲਸ ਪਾਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? यस मैम। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇਹ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ $a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਗੇਨ $b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗੇਨ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ट्रू है। ਟਰੂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ। ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਕੋ ਹਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, यस मैम। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ। ਅਗੇਨ $a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੀ, $b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2। ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? नहीं गलत है। ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੋਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਲਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਓਹੋ ਸ਼ਿਟ, ਜਸਟ ਵੇਟ, visible now? ਓਕੇ, ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ $a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ 1। ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, if $a is greater than equal to $b। ठीक है जी, फॉल्स आएगा मैडम। फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों फॉल्स आएगा ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ $a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ $b ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ $a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ $b ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ $a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ $b ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ $a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ $b। ਸੋ ਉਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਲਸ। ਮੇਰੇ शिवम देख क्लास 1 मिनट वेट करियो। हाँ जी, ओके, ये वाला क्लियर है? $a ग्रेटर देन इज इक्वल टू $b। क्या दोबारा एक्सप्लेन करा? इफ यू वांट मैं दोबारा कर ले देंगे। क्लियर है सब लोग? कर दो मैम एक बार कर दे। ओके, इफ दी ब्रैकेट दे विच जो भी आए,
ठीक है, ए वाला पार्ट जो भी सी, लीव इट। ओके, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ